नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 23 की तैयारी, कौन किस पर भारी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित करने के मामले में भाजपा फिलहाल कांग्रेस से आगे चल रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से अभी तक 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं जल्द ही 10 से अधिक प्रत्याशियों की सूची एक सप्ताह के भीतर जारी करने की तैयारी में है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 6 सितंबर के बाद प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी जाएगी। भाजपा जहां सत्ता हासिल करने के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके पहले प्रत्याशियों को पर्याप्त मौका देना चाहती है, तो सत्ताधारी दल कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करने से पहले फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि प्रत्याशी घोषित करने के मामले में कांग्रेस से आगे चल रही भाजपा को कितना माइलेज मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस रेस में भाजपा को कैसे पछाड़ेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से जो जीताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे। अब किसका क्या होगा, किसी का क्या नहीं होगा, ये अलग है। एक जगह दे दिया वहाँ भी दोगे, ये बिल्कुल नहीं है। जीताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। छत्तीसगढ़िया ने हमने तो हमारे घोषणा पत्र में भी नाम, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं दिया, हमने नाम दिया छत्तीसगढ़िया के मन की बात। छत्तीसगढ़ में और हमने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, ये हमने हमारे नेता ने स्लोगन किया, तो ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कोई बाहर जाओ और कोई अंदर आओ। हाँ, जो देश में ये जो घुसपैठी है, जो मान लो जैसे यहाँ नहीं है वो चीजें, उनके लिए कहीं चलती हो चलता है, यहाँ ऐसी चर्चा नहीं। ये गए नहीं, सबने खुद तय किया है कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो, वो छिपाते हो, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। और चारों ओर से, चाहे मीडिया है, हर तरफ लोगों में ज़मीन पर एक जो उत्साह है, उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी। इसमें आपको छोटी सी मिसाल दूंगी मैं कि खुद प्लानिंग कमीशन ने ये माना है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग बीपीएल से ऊपर उठे। तो आप सोच सकते हैं कि जो सबसे ज़रूरतमंद था उसका कितना ध्यान रखा गया है हमारी सरकार में। और इसी प्रकार से हर वर्ग को कुछ ना कुछ उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए हर वर्ग को कुछ ना कुछ हमारी सरकार ने दिया है। तो 23 की तैयारी है, कौन किस पर भारी है। देखिए, एक बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सूची पहले आई थी और ये भी कहा गया था कि बहुत सारी ऐसी सीटों पर फोकस्ड है जहां से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये भी बड़ा एक सवाल होगा कि कांग्रेस कह रही है कि हम 6 सितंबर के बाद पहली सूची लाएंगे, लेकिन बड़ी एक प्लानिंग है कांग्रेस की भी कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। वो कई सारी कमियों को लेकर कहीं ना कहीं चलते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि जिसकी सरकार होती है उससे उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। ऐसे में ये प्रत्याशियों का जो चयन है वो कितना टफ कांग्रेस के लिए हो सकता है। अगली सूची जो भारतीय जनता पार्टी की होगी उसको किस तरह से लाया जाएगा, उनका क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा, कुल मिलाकर इस रेस की दौड़ में कौन नंबर 1 होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एहतराम साहू हमारे साथ जुड़े हैं। एहतराम साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अंशुल मिश्रा जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है वहां से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हमने सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर करे हैं, हमारी तैयारी पूरी है और कहीं ना कहीं ये एक उनकी सोच है और होनी भी चाहिए कि शायद थोड़ा सा मौका है या समय जो है प्रत्याशियों को अच्छा मिल जाएगा उनकी तैयारी के लिए। कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है और कांग्रेस की सूची जो है क्या वो भी बिल्कुल कहते हैं ना कि नियर टू डेट, जब वो डेट आएंगे तभी आएगी, या 6 सितंबर के बाद की जो बात हो रही है पहली सूची सामने आ सकती है? राखी जी, जब मैं आपको सुन रहा था और आपने एक फिनोमिना बताया कि बीजेपी यह सोचती है कि बीजेपी के कैंडिडेट को अच्छी तैयारी के लिए एक बहुत लंबा समय मिल जाएगा, तो अगर इसी फिनोमिना को 2 सेकंड के लिए अगर हम और आप मान भी लें
तो मैं बीजेपी से ही यह पूछना चाहता हूं कि बाकी के जो बचे हुए आपके कैंडिडेट है उनको घोषित क्यों नहीं कर दिया, उनको भी बहुत अच्छा तैयारी का मौका मिल जाता। 90 की 90 विधानसभा सीटों को एक लिस्ट जारी कर देते और उनको तो बहुत अच्छा समय मिल जाता और स्ट्रांग हो जाते। हालांकि यह फिनोमिना मैं समझता हूं यह धरातल पर लागू नहीं होता। हर एक जो पार्टी होती है इस लोकतंत्र के बड़े मंदिर में और लोकतंत्र के बड़े हवन में अर्थात चुनाव में अपने अपने एक तरीके से कार्य करती है। बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है, ठीक है, उनको स्वागत योग्य, उनको साधुवाद है कि भाई उनके पास और कोई काम नहीं बचा है, कोई विरोध करने नहीं बचा है, धरातल पे मुद्दे नहीं बचे हैं, तो कम से कम लिस्ट जारी करते हैं, कहीं ना कहीं तो अपने आप को व्यस्त रखना है। और अब कांग्रेस की जो बारी है, कांग्रेस यह समझती है कि जो भी चुनाव होता है वो जनता के ज्वलंत मुद्दों पर लड़ा जाता है। कैंडिडेट जो होता है वो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वह बना रहता है। वह उस पर अगर कोई व्यक्ति विशेष क्रियान्वयन करता है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की एक सरकार बहुत अच्छी उम्दा चलती हुई नजर आती है। यही पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों की प्रतिलिपि है कि हम करते हुए नजर आए हैं। अब हम कांग्रेसी जो होते हैं वो बड़ा लोकतांत्रिक होते हैं। हम ब्लॉक से लेकर एक पैनल बनाकर और पैनल बनाते हुए और प्रदेश कार्यालय में हर एक उम्मीदवार को अपने अपनी उम्मीदवारी देने का मौका प्रस्तुत करते हैं। बीजेपी में तो वो उन्होंने पैराशूट लैंडिंग कर दी और रातों रात कर दिया। अब बीजेपी वालों ने जो सूची जारी करी है उसमें से 70% जो उनके प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। अभी सूरजपुर में क्या हुआ वो उन्हें पता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उसका आदिवासी समाज ने विरोध कर दिया और इनके जितने भी 70% जितने उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है। तो हम ऐसा किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत बड़ा करने के लिए काम है और पुराना जो हमने काम किया है वो बताने के लिए काम है। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। पहले कांग्रेस यह समझती है कि पहले आपको जन घोषणा पत्र बनाना चाहिए, पहले जनता के मुद्दों को लाना चाहिए, उसके बाद चयनित करना चाहिए जिस परिपाटी पर हम काम कर रहे हैं। आज ही दिनांक में हमारी जन घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है। अब जन घोषणा पत्र आएगा, साथ ही साथ कैंडिडेट आएंगे और जो संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है उसी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। मोहतरमा, ठीक है, ये आने वाले समय की बात होगी। एहतराम साहू जी, अभी जिस तरीके से अंशुल जी ने अपनी बात रखी, कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं? मैं सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची को लेकर कही है। दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल सही है जिस तरीके से कैटेगरीज बनाई जा रही थी छत्तीसगढ़ में, और ये मंथन एक तरह से किया गया कि कहां पे पिछली बार से कंपेयर करके किया जा रहा है, कहां पर हारे हैं, कितने से हारे हैं, कितना जीत हार का अंतर रहा। तो ये सारी चीजों को लेकर यदि मंथन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इलेक्शन में पड़ेगा? क्योंकि 5 साल पहले में और अभी में काफी चीजें बदल जाती हैं। जी राखी जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच विचार कर हमारे प्रत्याशी मैदान में उतारे और जीतने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। प्रत्याशी देख के कांग्रेस में घबराहट हो रही है। अभी हमारे अंशुल मिश्रा जी बोल रहे थे कांग्रेस के पास काम ज्यादा, हमारे पास काम नहीं। 36 वादे के पुलिस के सहारे तो 2018 में चुनाव जीत गए, पर उन वादों का क्या हुआ? उनके कोई नेता कहते हैं हमारे 12 वादे पूरे हुए, कोई नेता कहते हैं 34 वादे पूरे हुए। 33% उनके वादे भी पूरे हुए, वो आधे अधूरे हुए। और दूसरी बात उन्होंने कर रहे थे कि लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से जितना भी मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, महासचिव का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, उनकी पार्टी की तरह एक परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। उनकी सारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे में घोषणा नहीं होता। हम एक लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। अगर हमारे प्रत्याशी को पैराशूट लैंडिंग की बात कर रहे थे तो पैराशूट लैंडिंग नहीं, हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक चीज उनका पढ़ता है, एक चीज देखा, जितने हमारे प्रत्याशी हैं ऐसे प्रत्याशी को, जो जनता की सेवा करने वाले प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशियों को हमने किया है। की बात कर रहे थे तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता लगातार लगे हुए हैं। हमारे सदस्यों को समझा दिया जाएगा और सब मिल के एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस आखिरी बात उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र इनको तो बनाने की जरूरत नहीं, पिछले जन घोषणा पत्र को लागू कर देते, पिछले जन घोषणा पत्र को पूरा कर देते, जनता के साथ के वादे को पूरा कर देते। जन घोषणा पत्र के इनके पूर्व अध्यक्ष ने इसलिए उसमें नहीं रहा। अब नए जन घोषणा पत्र समिति के नए अध्यक्ष बनाना पड़ा इनको, तो इनके वादे आधे अधूरे, इनके आधे हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्राण सभी चीजें हम जीतेंगे और अगली हमारी लिस्ट बहुत जल्दी आएगी और
अच्छा, एक बात और मैं छोटी सी आपसे जानना चाहती हूँ एहतराम साहू जी, ये जो सूची आई थी और उसके बाद अब बाकी लोगों पे मंथन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इनका जो चयन किया गया वो किस क्राइटेरिया पे किया गया है और बाकी सूचियों का इंतजार कब तक? मैं इसलिए भी ये बात कर रही हूँ क्योंकि क्या माना जाए, क्योंकि अभी जैसे घोषणा पत्र की बात हो रही है, ये भी हो रहा है कि हम अपने पॉइंट्स को रखें, तो बहुत सारी चीजें आएंगी इलेक्शन के बीच में, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो चेहरे आपने रखे हैं उससे ज्यादा दमदार चेहरे कांग्रेस वहां से दे दे, क्योंकि ये तो देखिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब वो चयन होता है तो ये जरूर देखा जाता है कि जो जिताऊ होगा उसे टिकट देंगे। आज वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा भी है कि जो जिताऊ चेहरा होगा उसी को हम टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा जिताऊ और हर चेहरा दमदार है। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है राशि जी कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी देते हैं। इसीलिए एक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश को विश्व स्तर पे ले गए। आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी परखना जानती है, छोटे से कार्यकर्ता को उनके आवेदन आए तभी उसको चयन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज अब चालू करती रहती, कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं, कौन कार्यकर्ता अच्छा होगा। हमारे सारे कार्यकर्ता अच्छे हैं क्योंकि एक चयन करना है, इसने हमने एक चयन किया और निश्चित रूप से वो हमारा चयन कांग्रेस के लिए भारी पड़े। ठीक है, चलिए अब एक और छोटा सा सवाल था, पर ठीक है, अंशुल जी के पास जाऊंगी मैं सीधे। अंशुल जी, कांग्रेस का क्या क्राइटेरिया है और कितना इंतजार किया जाए, क्योंकि ये बात क्या कांग्रेस को भी देखने की जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसके कंपैरिजन में कैसे कैंडिडेट को दिया जाए, या फिर क्राइटेरिया कुछ और सोच रखा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। देखिए, काम करने की चीजें अलग हैं और जिताऊ चेहरा तो सभी देखते हैं। राखी जी, मैं आपको थोड़ी सी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बड़ा हास्यास्पद विषय निकलकर सामने आया। जो अभी इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता की हालत है वही पूरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि ये अपनी बातों में कैसे फंस जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला आदमी जो है वह देश के प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, वो उसी जगह पर चाय बेचता था वडनगर में, जो आज तक स्टेशन पता ही नहीं चला कि कौन से स्टेशन पर चाय बेचता था। खैर, वह एक अलग बात है, वो तो जुमलेबाज की सरकार है, वो तो बातें होती रहती हैं। इन्होंने यह कहा कि जन घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए थे हमने उसको 12 या 13 पूरे कर पाए। तो मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस लोकतंत्र का महोदय अभी हवाला दे रहे थे, पिछले 4.25 वर्षों पे स्वदेश न्यूज जैसे जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में तथाकथित लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता आप मुझे बता दीजिए कि आपने कितने धरना प्रदर्शन कर दिए चलती हुई सरकार के खिलाफ में। आपने कितने, कब आप सोकर जाके अपने एसी कमरों से और रोड पर खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस तो यह समझती है ना कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं, तो आप सड़कों पर क्यों नहीं थे। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि पिछले 5 वर्षों में जो हमने अपना काम कर दिखाया है वह जनता जनार्दन के समक्ष है। अब पाटन से बघेल साहब के लिए आपने टिकट दिया है महोदय, और बघेल साहब जब वहां पर पाटन में पहुंचते हैं तो उनका ही कार्यकर्ता खड़े होकर यह कहता है कि आपने हमको 300 रुपए बोनस नहीं दिया। जब काका आया तो उसने 2500 रुपए से ऊपर का समर्थन मूल्य की बात कही और 2500 से ऊपर का समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, आप ही के कार्यालय में कार्यकर्ता का वक्तव्य है जो आज दिनांक में वीडियो वायरल हो चुका है। तो आपकी स्थिति क्या हो चुकी है ये मैं समझ सकता हूं। अब आपने, आपके आदरणीय ओम माथुर ने कहा कि हम जिताऊ कैंडिडेट के लिए टिकट देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। जिताऊ कैंडिडेट के लिए हर पार्टियां देती हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, तो बाकी की सीटों पर अभी तक ये ढूंढ नहीं पाए हैं क्या कि इनका जिताऊ कैंडिडेट क्या होगा? मतलब आप यह समझ सकते हैं कि इनका संगठन किस स्तर पर काम कर रहा है कि आज दिनांक में भी बाकी की सीटों के ऊपर इनको यह नहीं पता है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा। इनको यह भी नहीं पता है बीजेपी के प्रवक्ता को कि अगली सूची इनकी कब आने वाली है। इनको यह भी नहीं पता है आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता को कि जो कैंडिडेट आखिर जिनको ये टिकट दे रहे हैं वह जिताऊ है कि नहीं। इनके कैंडिडेट को यह भी नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं महोदय, थोड़ा सा आप अपने एकात्म परिसर में बैठिए, चीजों को खंगालिए। जिनको आपने टिकट दिया है उनका भारी विरोध चल रहा है। ओम माथुर जी को सरगुजा जाना पड़ रहा है, बैठक करनी पड़ रही है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते साहब। आप अपने घर को देख लीजिए, फिर रोड पर आइए, सड़कों पर आइए, तब दमदारी से लड़ाई। ठीक है अंशुल जी, मैंने कांग्रेस को लेके कुछ सवाल किया था, उस पर भी थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक है, जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दों को
चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चुनाव आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं, टिकट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, विधायक एक पूर्व हो सकता है, मंत्री एक पूर्व हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन का जो ज्वलंत मुद्दा है वो कभी पूर्व नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस ये समझती है कि पिछले 5 वर्षों में जो सन 2018 में हमें सरकार प्राप्त हुई थी, ऐसा राज्य हमको प्राप्त हुआ था जहां पे 48% जिंदगियां जो है वो बीपीएल के नीचे रहती थी और आज 78% जो जिंदगियां हैं वो बीपीएल के ऊपर जा चुकी हैं। तो ऐसे राज्य में हम सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आए हैं और काम कर ही जाएंगे, ताकि भूतो न भविष्यति जनता जनार्दन इस कांग्रेस सरकार को और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री काका दाऊ को ये याद रखे कि कोई आया था, किसान पुत्र आया था और किसानों का सम्मान लेकर आया था। तभी तो एनसीआरबी का डाटा यह कहता है ना मोहतरमा कि आज हिंदुस्तान में अगर सबसे संतुष्ट और खुश कोई है तो छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। ये मैं नहीं कहता हूं, भारत सरकार का डाटा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए एहतराम जी अपनी बात रखिएगा। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कांग्रेस की सत्ता में ऐसे मदहोश हो गए हैं कि उनको ये भी पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे जो विधायक है वो लगातार विधानसभा में पूरे 4.5-5 साल महोदय जिम्मेदार न्यूज चैनल वालों से पूछ लीजिए, जुम्मा 6 महीने आप आए हैं, पहले तो आपको ये नहीं पता था कि आपका प्रभारी कौन होने वाला है, पहले आपको ये नहीं पता था कि नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। अंशुल जी उन्हें बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। अध्यक्ष कौन होने वाला है, उन्हें बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। अंशुल जी प्लीज जवाब दीजिए, सुन लीजिए जो बोले जवाब तो सुन लीजिए। गंगा जल के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमने लगातार पूरे आपके गंगा जल के कदम का हमने याद दिलाया, याद है आपको? किसानों के कर्जा माफ और 2 साल की बोनस देंगे, गंगा जल की कसम खा के बोला था। आप गंगा जल की कसम खा के बताइए किसानों का कर्जा माफ हो, प्राइवेट बैंकों पे केसीसी की बात करते हैं ना, केसीसी बैंकों का केसीसी का कर्जा माफ जानकारी ले लीजिए। मैं सबसे पहले बातें करता हूँ, स्वदेश चैनल में बैठ के बात करूँ। हमने आपके गोठान का पोल खोला, गोठान में 13,000 करोड़ का आपने खर्च है, गोठान का पोल खोला। शराबबंदी की बात आपकी प्रभारी है, महिला है, सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित था हमारे देश में हमारी महिला बहन वाले शराब के कारण। शराबबंदी की बात आप कहते, स्कूल के बच्चों को साइकिल नहीं देने की बात कहते, आपने सर्व शिक्षा अभियान आर्थिक बात लागू करने की बात कहते, महिला बहनों को स्वसहायता समूह की महिला बहनों को उनके कर्जा माफ करने की बात कहते। बड़ी बड़ी बात की हो आप लोग, कोई भी वादा आपने पूरा किया है। स्वसहायता समूह की 4 बहनों को रेटिट्यूड से आपने बाहर किया है, उनको एक उनको देखा रेटिट्यूड का काम किया, हमारी बहनों का काम किया है। सारे मामलों में आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है वो स्पष्ट है। आप भारतीय जनता पार्टी को, आप लोकतांत्रिक पार्टी आप लोग नहीं हो, आप लोग घबरा रहे हो। ठीक है, 36 वाले जनता के सामने पूरा हुआ है। एक वो बात हो गई ना, हमको लगता है जैसे हमारे शहर में कोई नया दुकान खुलता है तो हम लोग इतना अच्छा दुकान छोड़ के थोड़ा सा उसको विकास में चले जाते हैं। वैसे ही हुआ है 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुकान हुआ है। उस शासन में जितने आगे भारतीय जनता पार्टी ने जनहित कार्य किए हैं, किसानों को 0% ब्याज में ऋण दिया गया है। अंशुल जी, किसानों को 0% ब्याज में ऋण दिए गए। 1 रुपये किलो में चावल के बाद भारत में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। कुछ योजनाएं किसी को ने मेडिकल शिक्षाओं की हुआ करती थी, 11 भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये सारे हमारे किए हुए वादे और हमने लगातार आपके विरोध का कांग्रेस के जो जन कल्याणकारी नीति के पास कर रहे थे और आप लोग नहीं किया, हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करो, पर आप लोगों ने एक भी नहीं सुनी। अब सामने चुनाव आ गए, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है जो मुख्य रूप से चर्चा हो रही थी, चुनावी तो हो ही रही है, प्रत्याशियों को लेकर सबसे ज़्यादा बात आज निकली है। इस चर्चा का मुख्य रूप से जो बिंदु था, तो हम मुझे लगता है कैंडिडेट कैसा होगा, अभी तो धीरे धीरे बात नेतृत्व पे भी आ जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरह के जवाब आने लगते हैं। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है फिर आप दोनों से। मैं 5 सेकंड में बात रखना चाहता हूँ। इन्होंने कर्ज माफी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कहीं, थोड़ा सा देश का, भारत सरकार का आंकड़ा महोदय आपको गिना देना चाहता हूं, थोड़ा पढ़कर आया करिए। कर्ज के चक्कर में किसान जो है, मध्य प्रदेश में प्रति किसान 1.5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, हरियाणा प्रदेश में 2 लाख रुपए प्रति किसान का कर्ज चढ़ा हुआ है और पंजाब जैसे खुशहाल प्रदेश में 1,80,000 प्रति किसान कर्ज चढ़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपको पता है, 18,390 रुपए प्रति किसान कर्ज चढ़ा हुआ है महोदय, मात्र और मात्र। इससे आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किसानों की हालत आज छत्तीसगढ़ में क्या है। पूरे हिंदुस्तान में अगर एमएसपी पर कोई राज्य खरीद रहा है किसान का धान, तो छत्तीसगढ़ राज्य खरीद रहा है।
बनारस में भी 1200 रुपए में बिक रहा है, जहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। मैं हर बार आपसे यही कहता हूं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते साहब। आप क्यों 1200 रुपए में किसान बेचने पर मजबूर है यूपी में? आप बनारस के वीडियोस तो आपने देखे होंगे, बनारस का दर्द तो आपने देखा होगा। अब मैं छत्तीसगढ़ पर आपको आ जाना चाहता हूं। इसी स्वदेश न्यूज पर बैठकर मैं कहता हूं कि आपको आज के 6 महीने पहले तक ये नहीं पता था कि ओम माथुर आज हैं, कल हैं कि नहीं है। इसके पहले आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा आपको नहीं पता था। आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना के रातों रात हटा दिया था महोदय आप लोगों ने। आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपको यह नहीं पता था कि जो संगठन का मंत्री महामंत्री होगा वो कौन होगा, प्रभारी कौन होगा। और आप बात करते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक उन्मूल्यों पर बात करते हैं। मैं चैलेंज और वादे और दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों को अगर आपने हटा दें तो उसके पहले 4 वर्षों में आप कितने धरना प्रदर्शन करके आ गए हैं, आपने कितने संघर्ष किया है, आप कितने बार जेल गए हैं, आपने कितनी लाठियां खाई हैं जनता जनार्दन के हितों के लिए। आप मुझे इसका स्पष्टीकरण दे दें। मैं जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठता हूं, ठीक है। इस पर ये खबरें आया जा करती थी, न्यूज में ये खबरें आती थी कि बीजेपी जो है वो बिन दूल्हे की बारात हो चुकी है, निस्तेज हो चुकी है। तो ये जो लोकतांत्रिक उन्मूल्यों की बात हमें ना सिखाए, आप अपने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अंशुल जी, बेहतर होगा। कांग्रेस 6 महीना जुम्मा हुआ है आपको आए। कांग्रेस भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ेगी? 100% इसमें कोई दो मत नहीं है। जो युग पुरुष है, जो संघर्षवान पुरुष है, जो एक किसान का पुत्र है, जो एक नूरानी आंखों वाला व्यक्ति है, उसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। जनता के ज्वलंत मुद्दों पर हम चुनाव साहू जी, बड़े सवाल कांग्रेस उठाती आई है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति वाली पार्टी, अपने रीति नीति को लेकर चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को लेकर चुनाव लड़ती है, उसी को लेकर चुनाव लड़ेगी। जनता की एक बार को लेकर चुनाव लड़ती है। बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और जो प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष हो गया। आपके जैसे नहीं कि हम इस्तीफा दिला के हम किसी को अध्यक्ष बनाए। एक बार तो रमन सिंह का नाम ले लो सर, बेचारे वो हाशिए पे खड़े हैं। इतना क्या भाई रमन सिंह विरोध कर रहे हैं और आपके रीति नीति गलत रीति नीति का विरोध करें। आपने जब गौठान बनाया तो हमने आपके गौठान का समर्थन किया। गर्मी में गौठान देखने कौन आता है सर, आप मुझे ये बताइए। गर्मी में गाय देखने कौन सा गौठान में रहती है? राखी जी आपकी गाँव से सकती है, आप मुझे बताइए गर्मियों में गौठान में गाय रहती है कि नहीं होती? बीजेपी के नेता गर्मियों में गाय देखने जाते हैं सर गौठान में। गाँव नहीं जाते होंगे, गाँव जाइए, अभी बरसात में देखे ना आपके गाय है कि नहीं है। राखी जी मुझे लगता है आप गाँव से। ठीक है, चलिए ठीक है। एहतराम जी और अंशुल जी, समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। लगातार छत्तीसगढ़ पर चर्चा हमारी बनी रहती है, फिर किसी चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 23 की तैयारी है, कौन किस पर भारी है। प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई है, कांग्रेस कह रही है 6 सितंबर के बाद देंगे। बीजेपी पहली सूची सामने ला चुकी है छत्तीसगढ़ में। अब ये देखा जा रहा है कि किसका चेहरा जिताऊ है, इस पर आकलन होगा। पहले सूची क्योंकि बीजेपी की आई है, तो क्या कांग्रेस उस तरह के एक कैंडिडेट्स अपने उन सीटों पर उतारेगी? क्योंकि इस बार बड़ा क्राइटेरिया बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि उसे छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।